नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2012 लंदन ओलंपिक्स में इंडियन टीम लास्ट आई थी 12th। रियो ओलंपिक्स में 8th थी और अब 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इंडियन मेंस हॉकी टीम का रिवाइवल हुआ, ये जानेंगे सुखवीर ग्रेवाल जी से। सर, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। आपको बता दें कि ये वो हैं जिन्होंने आज जो रिवाइवल है इंडियन मेंस हॉकी टीम का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 2005, 6, 7 में के टाइम में प्रगट सिंह डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे और सुखवीर ग्रेवाल जी डायरेक्टर कोचिंग पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। तो उस टाइम जो इन्होंने प्रोग्राम बनाए, आज इंडियन मेंस हॉकी टीम में उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सर, आज मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो इसके पीछे की जो कहानी है ये आपने लगभग 2005-6 में शुरू की थी। ऐसे है कि 2005 में डायरेक्टर स्पोर्ट्स बने प्रगट सिंह जी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया पहले दिन ज्वाइन करने के बाद ही कि दफ्तर आ जाओ। तो मैं दफ्तर गया तो उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं कितने साल रहूँगा, पर मैं क्योंकि मेरे को जो दिया है हॉकी ने दिया है और मैं वापस हॉकी पंजाब को देना चाहता हूँ। तो मैंने अगले दिन ही उनको प्लान बना के दिया। तो वो प्लान वो गवर्नमेंट के पास लेके गए। 1 हफ्ते के बाद वो अप्रूव हो गया, तो हमने फिर काम शुरू कर दिया। तो वो काम 2006 से हमने पहला बैच सिलेक्ट किया। एक लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जिसमें कि हर बच्चा 7-8 साल का पकड़ा जाएगा, सब सेंटर्स में काम करेगा, उसके बाद उसको हम मेन सेंटर्स में लाएंगे। तो हमने 3 एकेडमी खोली थी, जब मोहाली में, लुधियाना में और जलंधर में, क्योंकि हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा है कि आप गांव-गांव तो ले जा नहीं सकते। जी सर। जो हमारे पास था वो सारा शहरों में था। तो गाँवों में हमने फिर 6 साइड टर्फें लगाई, वो भी सेकेंड हैंड खरीद के। जितनी भी टर्फें उतरी थी उस दौर में, उन सबको खरीद के उसकी 4-4 बना के हमने कुछ 17-18 6 साइड टर्फ लगाई, ताकि बच्चे जो 6-7 साल के खेलने आते हैं ग्राउंड में, वो वहाँ ट्रेनिंग करें और 6ठी क्लास में हम उनको फिर मेन सेंटर में गांव में ही जो है टर्फ का उनको एक्सपोजर मिलना शुरू हो रहा है छोटी एज से ही। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रास पे स्किल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो टर्फ की स्किल्स हैं वो अगर आप इनिशियल स्टेज पे जब आप सीखने जाते हो, अगर आप घास पे सीखोगे तो वो स्किल जो घास वाली है वो टर्फ पे नहीं चलती। तो वो इसलिए टर्फ पे आपको जल्दी, जब आप शुरू करते हो तो आपको टर्फ का जो फील आता है, जो वो स्किल्स आप करते हो, लो जाके खेलते हो, स्टिक पूरी ग्राउंड पे रखते हो, या जो बॉल कंट्रोल है वो आप सीख लेते हो। बेसिक्स अगर आप सीख लेते हो, फिर आप जब उनमें से जो स्टैंड आउट करते हैं बच्चे, उनको फिर आप मेन सेंटर्स में ले आओ। जो हमने सुरजीत अकेडमी, मालवा अकेडमी लुधियाना और मोहाली अकेडमी खोली, तो वहाँ उनको लाए फिर बच्चे। क्योंकि ये रिसर्च कहती है कि 1% प्लेयर बनते हैं जी। तो अगर आप 100 प्लेयर से शुरू करोगे तो एक ही प्लेयर बनेगा। तो इसलिए हमने जो बेस बढ़ाया और हमने बेस 10-12 हज़ार का कर दिया था 2 साल में, ताकि अच्छे प्लेयर्स 10-12 हज़ार में से जो ऊपर बच्चे आते थे उनको फिर हम, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी हॉस्टल की, तो हमने कोई 100 बच्चा हर साल हम लेते थे। वो जो 100 बच्चे लेते थे वो 2006 बैच के, 2007 बैच के, 2008 बैच के, वही प्लेयर आज सारे यहाँ जो 10 प्लेयर पंजाब के खेले हैं उन्हीं प्लेयरों में से हैं। सर, जो करंट टोक्यो ओलंपिक्स की टीम है उसमें से 18 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, तो उसमें से लगभग सारे प्लेयर उसी सिस्टम से निकले हैं। ये जो 10 प्लेयर हैं इनमें से 8 तो मतलब 4थी क्लास से हमारे पास थे जी। इनमें से 2 प्लेयर हैं जो रुपिंदर पाल और गुरजंट। वो इनिशली जो गुरजंट है वो पहले बटाला में था, मिस्टर चीना कोच हैं वहाँ उनके पास, फिर वो चंडीगढ़ एकेडमी में आ गया। चंडीगढ़ एकेडमी ने जब उनका है कि 5 साल बाद वो निकालते, उसके बाद फिर वो सुरजीत में जाकर ट्रेनिंग की। रुपिंदर पाल भी यहीं से ट्रेंड हुआ है, उसके बाद वो सीधा जूनियर नेशनल कैंप में चले गया, पर है पंजाब का लड़का। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसने बनाया, बेसिकली सारे पंजाब के प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं से बन के आए हैं। तो उस सिस्टम से जो पूरी पंजाब की हॉकी रिवाइव करी, तो उसका कहीं ना कहीं इंडियन हॉकी को बेनिफिट हुआ। देखिए, अब आप देख लीजिए, अगर रिजल्ट बताता है सब कुछ। मेरे कहने से तो क्या है कि अभी जो टीम में 10 प्लेयर जो हैं, अगर आप उनके गोल देखो तो मेरे ख्याल 95% गोल इन्होंने किए हैं। मैं ये नहीं कहता लड़के, क्योंकि इट्स अ टीम एफर्ट।
कोई भी प्लेयर गोल करता है वो तो एक लास्ट टच करता है, बाकी उसका बेस तो सारा बाकी प्लेयर बनाते हैं। क्रेडिट तो सारे 16 के 16 प्लेयर या 18 के 18 प्लेयरों का है, पर वो खेलने में अगर आप देखो तो पंजाब के लड़के फिजिकली किसी भी दुनिया की टीम से नीचे नहीं है, स्किलफुल हैं जितनी दुनिया में चाहिए। टैक्टिकली थोड़ी थोड़ी गलती करते हैं इंडिया के प्लेयर, पर वो डर से करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आपका हार का डर नहीं जाएगा आप जीत नहीं सकते। तो इस लेवल पे खेलना, एक तो 40-45 साल बाद तो ये स्टेज आई है जी। तो अब ये खेल के मैंने कल भी पहले कह दिया था कि अभी प्रेशर नहीं है इंडिया पे, क्योंकि अपना रैंक तो अचीव कर लिया उन्होंने। अब जर्मन पे ज़्यादा प्रेशर होगा। आज गेम में दिखा भी कि जर्मन पे ज़्यादा प्रेशर था हमारे से, और वो लगातार 3 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है। मतलब वो लास्ट 8-12 साल के तो गोल्ड मेडलिस्ट, 16 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। वो मतलब टॉप 4 में तो रहते ही हैं पिछले 30 साल से। तो हम आज कितने साल बाद आए हैं। खोने का प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा था, उन पे था, और लास्ट में देखा भी उनकी गलतियां भी उन्होंने ज़्यादा की, हमने भी की गलतियां, वो तो एक पार्ट ऑफ गेम है। तो स्पोर्ट्स में ये तो चलता ही रहेगा। और सर जैसे आप लोगों ने एक रेवोल्यूशन लाए हॉकी में, तो मैं इसको दोबारा एक ग्रीन रेवोल्यूशन का ही नाम दूं कि छोटे छोटे टर्फ्स जो है, सेकंड हैंड टर्फ आप लोगों ने गांव में लेके आए, टर्फ्स को शहरों से गांव तक पहुंचाया। तो उसमें कोई दिक्कतें आई शुरू में आप लोगों को सर? दिक्कतें हैं, देखो गवर्नमेंट का बजट इतना छोटा है कि दिक्कतें तो आती जी सर। प्राइवेट फंडिंग आती नहीं है जी सर। तो जैसे पंजाब का बजट आपको पता ही है कितना है, उतने बजट में इतने बड़ी स्टेट में कितने स्पोर्ट्समैन बना लोगे। और हॉकी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉस्टली गेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब में, पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करोगे, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव वाले यूज़ नहीं कर सकते। हॉकी खेलने वाले 95% बच्चे गांव से आते हैं, तो उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता नहीं है। तो उनको जब तक नहीं मिलेगा, जैसे आज की डेट में अगर स्पोर्ट्स में आपने ऊपर आना है, तो जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि 0 to 8 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चे की डेवलपमेंट की। क्यों है? क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसी एज में इम्प्रूव होती है, रिएक्शन टाइम इसी एज में इम्प्रूव होता है, मूवमेंट स्पीड इसी एज में इम्प्रूव होता है, और बेसिक स्किल्स जैसे पोस्चर है, रनिंग स्टाइल है, मूवमेंट स्पीड है, ये भी इसी एज में इम्प्रूव होते हैं। अगर ये स्टेज आपकी निकल गई तो आप पीक पे नहीं जा सकते दुनिया में कभी। तो यहाँ से शुरू, फिर कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो करोगे कैसे आप? और एक तो आपने सर, आपका मोटिव उस टाइम था कैच देम यंग, गांव में एस्ट्रोटफ पहुंचाए सिक्सर साइड, और जो आपने सर बेस बनाया, जैसे आपने कहा था कि हमने 12,000 का बेस बना दिया, वो कैसे किया? हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई की, जितनी पंजाब में पॉकेट्स हैं। जैसे ज़्यादा प्लेयर आप देखोगे तो जलंधर के, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में थोड़े थोड़े, गुरदासपुर, अमृतसर ज़्यादा मेजर हॉकी प्लेइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फरीदकोट है, थोड़ा सा फिरोजपुर है, सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी जहाँ पॉकेट्स थी गाँव में, वहाँ हमने सब सेंटर शुरू किए। जैसे अगर मैं गुरदासपुर की एग्जांपल दूँ तो हमने बटाला में शुरू की एकेडमी, हमने मेहता चौक में की, हमने चहल में की, हमने बटाले के पास की, हमने मरड़ी में की, ऐसी ही अमृतसर में, ऐसी सब जगह पे ये गांवों में जो कोई 40-50 एकेडमियाँ खुली। तो ये बच्चों को पकड़ते थे बहुत जल्दी, 5-6 साल का बच्चा लाते थे ये, उनको ये ट्रेन करते थे। उनकी ट्रेनिंग हमने कोऑर्डिनेट की कि फिज़िकल डेवलपमेंट क्या करनी है, स्किल कितनी लेवल क्या करना है, राइट वे सिखाने का क्या तरीका है, ताकि वो सिखाते थे। फिर उसको हम, जब वो 6वीं क्लास में होता था तब हम उसको मेन एकेडमी में ले आते थे, क्योंकि जैसे बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बेस जो नी है वो सारा काम उसी का है। तो जब तक स्पोर्ट्स में बच्चे की बेस ना बने जी, तब तक वो ऊपर आपकी जो इमारत है वो उतनी स्टोरी ऊपर नहीं जा सकती। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, वही स्पोर्ट्स में चलता है। और आज पंजाब के हॉकी का ये स्टैंडर्ड है कि जो प्लेयर पंजाब की टीम में आ गया तो वो इंडिया टीम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि 10 प्लेयर ही पंजाब से हैं। तो आप लोगों ने सर एक लीग भी स्टार्ट की थी? हमने बच्चों की लीग शुरू की थी तब, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16। वो हमने कम्पिटिटिव नहीं की थी, वो इसलिए की थी कि वो लीग में जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे कंपटीशन खेल के जीतते हैं, पर ये कंपटीशन विनिंग लॉस नहीं होना चाहिए। बच्चों में मैच हो, वो एंथुसियाज्म के साथ जाती है मैच खेलने, और मैच के एंड के बाद हार जीत कोई मैटर नहीं करती उसमें। अगर प्राइज मिलेगा तो सारी टीमों को, हर बच्चे को मिलेगा, ये नहीं कि वो जीत गया वो हार। मतलब अगर 2 टीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है तो भी वो मैच खेलने अपने बार बार आते रहेंगे। हाँ जी, आते रहेंगे, और हर आदमी मैच के बाद विनर घर जाना चाहिए।
वो गेम को एंजॉय करना चाहिए। हार जीत का डर बहुत लेटर स्टेज में आना चाहिए, 18-19 के बाद। 18 तक तो बच्चा डेवलप होता है, 18 तक ही हार जीत का नहीं आना चाहिए। ये लर्निंग स्टेज है और गेम एंजॉय करने के लिए फिर हमने ए बी लीग की, ताकि जो कमज़ोर टीमें थी उनको ये ना हो कि गोल 10 पड़ जाएं, तो वो आपस के स्टैंडर्ड में खेलती थी, वो भी खुश जाते थे। इंथुजियाज्म उनमें भी था, हर मैच खेलने के लिए पहले ही तैयार हो जाते थे। साइकोलॉजिकली डाउन ना हो। हाँ जी, साइकोलॉजिकली डाउन हो गया तो बंदा गया। और सर जब आपने 2005-6 में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी पंजाब के अंदर, तो जो पहली सक्सेस है इंडिया लेवल पे वो आपको कब मिली? वो आई जब 10 में हमारे जूनियर इंडिया में 20-25 प्लेयर आए जी, जो 6 के प्लेयर थे। हाँ जी, जो ये मनप्रीत, आकाशदीप, ये जितने इस टीम के आधे प्लेयर हैं जो ये 2010 में जूनियर कैंप में आए। उसके बाद जो 16 वाली टीम 12 में बनी, उसमें भी हमारे बहुत प्लेयर है। जो आप जूनियर वर्ल्ड कप जीते हैं, देखो आप, उसमें भी 10-11 प्लेयर पंजाब के थे और यही बैच है वो सारा। तो वहाँ हमारे को पहली अचीवमेंट हुई। उसके बाद ये दूसरी हुई। फिर जब सीनियर में खेलने लगे तो आज जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ये उसका एक स्टेप आगे है। और इसके अगला स्टेप मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो टीम है 2-3 चेंज इसमें होंगी। वैसे ये टीम अभी 4 साल तक ये टीम चल सकती है, यंग टीम है। 2-3 हैं अगर दे मेंटेन कर लेंगे, जैसे श्रीजेश है, रुपिंदर पाल है, ये 2-3 प्लेयर जो हैं अगर ये फिट रहें तो क्यों नहीं तो इनकी रिप्लेसमेंट आएगी और ये 4 साल और चल सकती है। इसके आगे एम है कि ये गोल्ड सिल्वर पे जाएं, कि जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम की ओलंपिक्स के टॉप 4 में रहती है, तो वैसा ही इंडिया उसको मेंटेन करके रखे। हाँ जी, देखो अगर आप टॉप में नहीं रहोगे तो आप मेडल नहीं जीत सकते, ये तो क्लियर है। क्योंकि आपको आदत नहीं पड़ेगी, उन टीमों से खेल नहीं सकोगे आप। जब तक आप टॉप टीमों से सारा साल नहीं खेलोगे, आपको टैक्टिक्स ही नहीं पता लगती कि क्या क्या है। आप बाहर से वहाँ जाके नहीं खेल सकते। और अभी इस मैच के बाद मैं कह सकता हूँ कि अभी इंडिया टीम जब भी टूर्नामेंट में जाएगी उसको हार का डर नहीं होगा। जब तक वहाँ पहुँचते नहीं, आपको हार का डर जो है वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता रहता है। और सर एंग्जाइटी लेवल बढ़ता रहता है, जीतना है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ने से आपका वैसे ही दिमाग थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये पहुंच गए स्टेज पे मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से जितनी हमने मेहनत अभी की है इंडिया टीम ने यहाँ पहुंचने के लिए, इससे 10% और ज़्यादा करनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। अगर आप इतना भी रिलैक्स हुए तो, क्योंकि अभी जब वहाँ आ गए तो हर टीम आपको बहुत सीरियसली लेगी और आपकी जगह लेने के लिए हर टीम बैठी है और वो आपको एनालाइज भी करेगी, एक मूवमेंट एनालाइज करेगी, आपकी एक गलती एनालाइज करेगी और उन गलतियों को एक्सप्लॉइट करेगी मैचों में। सो उसके लिए हमको नेक्स्ट 4 इयर्स, अभी वर्ल्ड कप आएगा 2 साल के बाद, एशियन गेम्स आएंगी, तो मेहनत और 10% ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। और सर हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो एक कंपटीशन लेवल मिले या कोई क्लब सिस्टम बने या नेशनल्स उस तरह से हो, ताकि 10, 12, 14 टीम्स का एक पूल बने। देखो जो स्ट्रक्चर जैसे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में है कि वहाँ पे लीग जो हैं वो लीग 1, लीग 2, लीग 3, लीग 4, लीग 5 ऐसे लीग्स होती हैं। उसका कारण क्या है कि हर बंदा पहले लीग 5 में जाता है, क्योंकि खेलने का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। अगर खेलने का मौका नहीं मिलेगा तो वो हॉकी छोड़ देगा। वो फॉर फन होती है हॉकी। उसमें से जो टैलेंट है वो लीग 4 में आता है, उसमें जो टैलेंट है लीग 3 में आता है, उसमें टैलेंट है लीग 2 में आता है। फिर जो लीग 1 में आते हैं वो आपकी 8 टीमें अगर हैं तो आपको 100 प्लेयर मिल जाता है। तो वो 100 प्लेयर पे आपको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। उस पर जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपका जो ऊपर का जो नेशनल टीम बनाने वाले हैं उनको उसी लीग पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीचे की लीग खत्म कर दो। नीचे की लीग खत्म हो जाएंगी तो फिर वहाँ कैसे पहुँचोगे? तो वो सीढ़ियाँ, अगर आप छत पे जाना तो एक सीढ़ी 20 सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर जाते हो, छलांग नहीं बजी। जैसे आपने पंजाब में ब्रॉड बेस किया, तो वैसे इंडियन टीम की जब बात करी जाए तो वहाँ पे भी एक ब्रॉड बेस होना चाहिए कि 100, 150, 200 प्लेयर एक लेवल का मिलना चाहिए। इंडिया में देखो वो एक अपनी हॉकी लीग शुरू हुई थी, बड़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है प्लेयरों को पंजाब के, पर वो अभी ख़त्म हो गई। डोमेस्टिक अगर वो लीग भी शुरू हो तो उसमें तो इंटरनेशनल और टॉप के इंडियन प्लेयर आएंगे, पर सेकंड लीग भी तो होनी चाहिए जिसमें आपके जो जूनियर्स 20, 21 साल, 22 साल वाले उसमें खेलें, जो सीनियर उसमें नहीं आए वो खेलें। क्योंकि आप एक बॉक्स में नहीं टीम ऊपर, ताकि एक जूनियर आ रहा है वो भी ये सोच सके मैं 5, 6, 10 साल बाद
इंडिया खेलना है तो मेरे को क्या रास्ता फॉलो करना है? ऐसा है ना, एम जो होता है प्लेयर का वो एक छोटे छोटे एम होते हैं। जी सर। जैसे मैंने कहा 5th लीग में अगर आप खेल रहे हो, आपका एम है कि मैं इसमें अच्छा खेलूं और मैं अगली 4th लीग में जाऊं किसी अच्छी टीम में, फिर 3rd लीग में जाऊं, फिर 2nd लीग में जाऊं। जब वो 1st लीग में आता है फिर वो सोचता है कि मैं इंडिया खेल सकता हूं। तो ये स्टेप जो हैं ये हमारे होने चाहिए इंडियन स्ट्रक्चर में। हॉकी इंडिया को ये बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ जूनियर पे आप जब तक काम नहीं करोगे आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर मैं कहूँ, जो कईयों को बुरा लगेगा, 2016 के बाद अभी तक हमने जूनियर स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हमारी जो जूनियर टीम अगला जूनियर वर्ल्ड कप खेलनी है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी। ऐसे ही कैंप लगा दिया, कभी किसी को कोच लगा दिया, कभी वो ऐसे नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म जो नेशनल कोच है उसकी गाइडेंस में जूनियर में एक कोच होना चाहिए। वहाँ पे आप 50, 60, 100 लड़का टेस्ट करो, उनको धीरे धीरे 35 लाओ, फिर उसको ऊपर लाओ, और फिर ट्रांजिशन आसान हो जाती है। अगर आप जूनियर छोड़े हुए हैं, वो जब सीनियर टीम में आएंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ फिर वो जो ट्रांजिशन है उसमें बहुत साल लग जाते हैं, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। मैं एग्जांपल दूँ, अगर बेल्जियम की पिछली टीम देखो, उसमें देखो अभी टॉप प्लेयर बेल्जियम के उस टीम के हैं। जी सर। तो वो ट्रांजिशन आसान हो जाती है। तो उस पर बहुत काम करना पड़ेगा अगर आपको सस्टेन करना लॉन्ग टर्म। और वो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। उसमें अगर 100 बच्चा होगा तब आपको 50 ऊपर मिलेंगे। और सीनियर टीम में भी अभी हमारे पास अगर कहो तो 18 के बाद अगर 20 प्लेयर हमारे पास और नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है नेशनल टीम की, अगर 18 प्लेयर हैं तो कम से कम 30 प्लेयरों का बेंच होना चाहिए हमारे पास, सेम लेवल पे, ताकि कोई भी अंदर आ सकता है। उसमें हेल्दी कंपटीशन भी होता है और उसमें आप कभी भी इंजरी हो सकती है। इंजरी होती है तो आपकी टीम जो है वो बैलेंस रहती है। देखो फ़र्क होता है थोड़ा बहुत प्लेयरों का, पर आपको उस लेवल का प्लेयर ठग से मिलता है। तो वो चीज़ अभी मिसिंग है इंडिया में। उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कम मेहनत नहीं है। ये कहना बड़ा आसान लगता है कि 18 से 30 हमारे मेडल आ गया तो हाँ जी, हर बारी आएगा कि आप 60 क्या करने हैं, 100 क्या करने हैं, आप 20 लेके ट्रेन करने हैं। नहीं, जब तक वाइडर द बेस हायर द पिरामिड, सिंपल फंडा है देखो दुनिया में, तो इसको तो फॉलो करना है। आपने जो फर्स्ट 1% का जो रिसर्च का बताया कि अगर 100 बेस में होंगे तो एक प्लेयर निकलेगा उसमें आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। ये रिसर्च कहती है कि अगर ये हमारी गेम में कह रहा हूँ मैं, अगर एथलेटिक्स में तो 0.01% है। जी सर। टेनिस में 0.0 में ख्याल शायद उससे भी ज़्यादा है। 1000 प्लेयर में एक प्लेयर टॉप 100 में आता है। हमारी गेम में 1% आ जाते हैं। अगर 100 प्लेयर लेके आप 12 साल की उनको ट्रेनिंग कराओगे, 10 से 12 साल की ट्रेनिंग के बिना प्लेयर नहीं बनता। सो अगर एक प्लेयर को 100 प्लेयर लेते हो आप 10-12 साल, तो एक प्लेयर की आप इफ़ यू आर लकी, आपको टैलेंटेड बच्चे मिल गए तो आपको 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं एक बेस में। तो मतलब आज अगर हम जूनियर का प्रोग्राम बनाएंगे तो 28 का रिजल्ट उससे या 32 का एक्सपेक्ट करेंगे। 32 का मिनिमम, 32 का भी नहीं होगा। आज के जूनियर पे काम करेंगे तो हाँ 32 पे, 28 में शायद उसमें से 1-2 प्लेयर आ जाएं, 32 में 5-6 आ जाएं, 36 में ज़्यादा आएंगे उसका, क्योंकि जूनियर प्लेयर खेलता है 21 तक। तो फिर तो सर हर मतलब कॉन्टिन्यूटी में ही लगा लीजिए कि एक प्रोग्राम जो है जूनियर का चलना चाहिए। ये कंटिन्यू प्रोग्राम चले, हर साल का एक बैच पकड़ो, उस पर जोर लगाओ। फिर कुछ लोग नए इधर उधर से आएंगे, कुछ उसमें निकलेंगे। तो ये तो कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक ऊपर आप सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एक सर 1968 के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं कर्नल बलबीर सिंह, नेशनल सेलेक्टर भी रहे। तो उनका ये कहना था कि अगर पंजाब हॉकी अच्छी होगी तो उसका बेनिफिट इंडियन हॉकी को बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो कि दूसरे चलो पॉकेट्स में भी हॉकी अच्छी है, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र के बॉम्बे में या कर्नाटक के कुर्ग में, लेकिन पंजाब का उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है। तो आप मानते हैं कि सर पंजाब को जितना स्ट्रेंथन करेंगे उसका एक बेनिफिट इंडिया को मिलता रहेगा, क्योंकि हॉकी पंजाब के कल्चर का पार्ट है। देखो हाँ, वो जो उन्होंने बात की है कि हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे जैसे मेरे ग्रैंडफादर खेलते थे, मेरे फादर खेलते थे, हमारे खून में है और हम इस गेम के लिए बने भी हुए हैं। अग्रेसिवनेस और नर्वसनेस हमारे पंजाबियों में कम आती है। पर सिर्फ पंजाब ही अगर इंडिया को चलाएगा तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। अब प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि पंजाब ने बहुत अच्छा कर दिया, इनको फैसिलिटी मिली, मेरे को दी गवर्नमेंट ने, प्रगट सिंह ने कहा कि आप करो तो मैंने काम कर दिया। हाँ जी, यूपी में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बिहार में, उड़ीसा में काफ़ी पॉपुलर है हॉकी, मध्य प्रदेश में भी जी बहुत पॉपुलर है।
पर उनके पास कोचेस की कमी है। एक लॉन्ग टर्म प्लान इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है उनमें। पैचेस में ही मतलब प्लेयर हाँ जी, वहाँ एडोकिज्म है, जी सर, है ना, वो क्रूड सिस्टम से प्लेयर बनाते हैं। जी सर, आज की डेट में हॉकी में एटलीस्ट क्रूड सिस्टम से प्लेयर नहीं बनेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा ज़्यादा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कोच डेवलपमेंट की है। जी, हमारे यहाँ कोच बनाते हैं, एक बार कोच बना दिया तो फाइनल फॉर लाइफ कोच है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप अपडेट नहीं रहोगे, और अपडेट कैसे रहोगे, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही आपको मिलेगा ना एक्सपीरियंस। तो या बाहर के कोच ला के क्लिनिक लगाओ, बेस बढ़ाया जाए, या आप कोच बाहर भेजो, वो महंगा पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि टॉप के कोच लाओ, 4-6 क्लिनिक लाओ हर साल, उनको जैसे नेशनल कैंप लगाओ, उनको एक्सपोज करो, वहाँ जाके 3 दिन देखो भैया, आप ट्रेनिंग देखो, एक टूर्नामेंट देखो, उनका क्लिनिक बुलाओ। और जो फॉरेन कोच आके नेशनल टीम को ट्रेन करते हैं, वो सिस्टम नीचे ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। जिस सिस्टम से हमारी इंडियन टीम खेल रही है, ट्रेनिंग कर रही है, वैसा ही आपको नीचे लेवल पे भी सिस्टम मैं टेक्निकल सिस्टम की बात नहीं कर रहा। सिस्टम मतलब आपकी प्लेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। जी सर। अगर आप देखो पिछले 6-7 साल हर कोच जो आता था कहता था इनके बेसिक्स ठीक नहीं है। तो बेसिक्स का मतलब उसका जो एजिलिटी है, उसकी स्पीड है, उसका वो लो जाके खेलता है, उसकी स्किल जो है, उसकी गेम की अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी जो पैराफेरल विजन, ये सारी चीज़ें अगर इम्प्रूव नहीं होंगे तो वो वहाँ जाके फिर वही ट्रांजिशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। और उस एज में सिखाना, फिर ये चीज़ें बेसिक्स सिखाने मुश्किल हो जाती हैं। तो बेसिक्स इनिशियल स्टेज पे सिखाने हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल काम है, सिर्फ ABC जैसे है, जैसे A से Z सिखाया है, बस A से Z सिखा दो, वो 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड सेंटेंस फिर बनाने लग जाता है। जैसे मैं इसी चीज़ को पंजाब में ला रहा हूँ, तो पंजाब में जो आपकी एक्सीलेंस एकेडमी थी वो सुरजीत हॉकी एकेडमी थी, कि सारे जो फीडिंग सेंटर से जो टॉप प्लेयर्स हैं वो वहाँ आते थे। तो फिर जब आपने गांव तक हॉकी को लेके गए, तो वहाँ आप इस चीज़ को मॉनिटर करते थे उस टाइम कि वहाँ पे बेसिक्स जो हैं वो ठीक रहें? देखो 2006 में जब शुरू किया, उसके बाद हम सबसे पहले हमको मिले जी हमारे कनाडा के कोच रहे हैं मिस्टर शिव जगदे, बीरा जी बोलते हैं हम उनको प्यार से। तो उन्होंने 3 या 4 क्लिनिक लगाए यहाँ पे। उस क्लिनिक्स में हम सारे सब सेंटर्स के कोचों को वहाँ बुलाते थे, जितने गांवों में काम कर रहे हैं 50-60 जो कोच थे, उनको वहाँ क्लिनिक लगाते थे, हफ्ते दिन 10 दिन का। हर सेंटर से 2 प्लेयर बुलाते थे, उनका वहाँ क्लिनिक लगाते थे। फिजिकल डेवलपमेंट में साजिद मोहन सिंह को भी लेके आया हूँ मैं वहाँ। ये जो अभी शॉटपुट टीम के साथ कोच हैं, ये भी वहाँ क्लिनिक के लिए आया। सरबजीत हमारे यहाँ कोच हैं, हैप्पी बोलते हैं उनको जलंधर में, उनको भी लेके आया। जस्सी हमारे पास, जस्सी भाजी है साढ़े, ही वॉज अ लॉन्ग जंपर, नेशनल लॉन्ग जंपर था, घुटना ख़राब हो गया, उनको हमने वहाँ लाए कि हॉकी की रिक्वायरमेंट क्या है, हॉकी प्लेयर को फिजिकली कैसे डेवलप करना। तो बेसिकली जो आपके सर 40-50 सेंटर गांव में चल रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों की ये कोशिश थी कि ऑलमोस्ट सेम ही प्रोग्राम चले। डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे हमारा स्कूल में CBSE स्कूल में अपना एक करिकुलम है, लोअर KG में क्या पढ़ाते हो, अपर KG में क्या पढ़ाते हो, वैसे ही हॉकी में भी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या करनी है, स्किल कैसे सिखानी है, कौन सी स्किल सिखानी है। उसमें टैक्टिक्स नहीं आप ज़्यादा सिखाते, वो टैक्टिक्स तो लेटर पार्ट है, पर रनिंग स्टाइल, आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, आपका एजिलिटी, आपके प्रॉपर थ्रोइंग मूवमेंट, आपका रनिंग स्टाइल, आपका पोस्चर, ये सारी चीज़ें अगर बेसिक सीख जाए आदमी तो फिर देयर इज नो लिमिट टू। और प्लस सर अगर हर एकेडमी में कोच नहीं दिया जा रहा तो जो वहाँ कोच हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाए। अपग्रेड करना पड़ेगा जी। अपग्रेडेशन तो कोचेस में हमारा जो सिस्टम ही गलत है कोच बनाने का। हम अभी भी मतलब 60s की कोचिंग सिखा रहे हैं जी सर। तो आजकल साइंटिफिक है सारा काम, ये अकेला कोच का काम नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट का काम है, साइकोलॉजिकल मेंटल बैलेंस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का काम है, न्यूट्रिशन देखने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का काम है, गलतियां रेक्टिफाई करने के लिए बायोमैकेनिक्स का काम है, इंजरी फ्री रखना फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। ये जो सारी लाइनें हैं हमारे इंडिया में है ही नहीं। तो सर इन सब चीज़ों की जो आप बात कर रहे हैं, हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करें या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को, तो इसमें सर खर्चा बहुत आता है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा लिमिटेड बजट में किया, तो वो फिर आप लोग कैसे कर पाए, क्योंकि पंजाब के पास इतना बजट भी नहीं था। देखो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं
साई में आया, मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। जी सर। मैं मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में भी जी सर। 3 महीने पढ़ के आया। मैं क्लोन इंस्टीट्यूट कौन ऑफ से साल की स्पोर्ट्स, बात है सर ये 89 ओके की सर। बात है। मैं क्लोन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में हफ्ता के लिए गया। जी सर। मैं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में गया 7-8 दिन। आई वाज लकी कि मेरे को मौका मिला, मैं वहाँ जाके थोड़ा सीखा। फिर मैं काफ़ी एक्सपर्ट्स जो बाहर हैं, जैसे रिक चार्ल्सवर्थ जी है, सर। नाम भूल गया मैं उनका, वो जब यहाँ रहते थे 1 साल के लिए, उनसे भी मैंने क्लिनिक लगवाया जलंधर में। जब वो इंडियन टीम के साथ एसोसिएटेड हाँ जी, तो उनका भी मैं लेके गया सुरजीत में, 2 दिन का उनका क्लिनिक लगवाया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिनिक लगाया। और यहाँ मेरे साथ उनके साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। ही इज़ अ ग्रेट मैन एज फार एज हॉकी इज़ कंसर्न। इतना मतलब वो ऊपर का लेवल का आदमी है और इतना डाउन टू अर्थ आदमी है। मैं पहला एक कोच देखा जिसने जो सवाल मैंने किया उसका उसने जवाब दिया सही। नहीं तो हमारे प्रोफेशन में ये नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरा आदमी ऊपर उठे। तो पर इट्स इज ग्रेटनेस। इनसिक्योरिटी तो इन लोगों से सीख साख के मेरे को ये, और पढ़ के रिसर्च पेपर पढ़ के, जैसे मैंने बोला 0 to 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, न्यूट्रिशन भी पढ़ा मैंने, थोड़ी बहुत ही फिजियोथेरेपी भी थोड़ा सीखा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी पढ़ी। तो उसको कोशिश की, पर क्योंकि मेरे साथ जो टीम थी 25-30 कोचेस जो नए हॉकी प्लेयर ही थे बेचारे, उनकी स्पोर्ट थी और डेडिकेटेड थे सारे, तो उसका रिजल्ट है ये जो है। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी आपने सर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बातें बताई कि जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जब वो भी अपने खुद जो खेलना चाहते हैं या अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल आपके इनपुट्स हैं सर। तो एक तो स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और जो पंजाब की हॉकी के ये दोनों अनसंग हीरो हैं, सुखबीर ग्रेवाल जी और प्रगट सिंह जी, तो आज जो हमारी इंडियन टीम में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उसको हम भुला नहीं सकते। और जो ये सारे प्लेयर्स हैं, मतलब 18 में से जो 10 प्लेयर हैं, वो उसी सिस्टम से निकले जो इन्होंने 2005-06 से निकाला। और जैसे टीम गेम की बात है तो पूरे इंडिया को इस तरह की कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। और उम्मीद करते हैं कि जो 2021 का ब्रॉन्ज मेडल है ये आगे मेंटेन रहे और इंडिया और आगे तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच।